आधुनिक राजस्थान चैप्टर 1। देखो हम देख रहे हैं फ्रेमिंग एक बार 1 2 3 4 5। ओके। आधुनिक आधुनिक राजस्थान चैप्टर 1। राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना। ओके। इसमें अपन ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना देखेंगे। ठीक है, लेकिन देखो ब्रिटिश प्रभाव की जो स्थापना हुई उसमें छोटा सा एक फ्लो है, तो फ्लो वैसे पहली लाइन से समझ में आ रहा अपन को, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप। इस मराठा हस्तक्षेप में अपन क्या देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के पतन। ठीक है, मुगलों का पतन, तो देखो ये तीनों चीज लिंक है, मुगल, मराठा और ब्रिटिश प्रभाव। ठीक है, इसका देखो एक छोटा सा ये अपने फ्लो डायग्राम है, इसको अपन को ध्यान में रखना है, ये काम आता है कि जैसे अपन देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में ना, 17th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ कि मुगलों का जैसे अपन पतन देखते हैं। ठीक है ना, मुगलों मुगलों का तो पतन हो गया। ठीक है, तो मुगलों के पतन से फिर उदय कौन हुए, ये मराठा शक्ति का उदय हुआ। ठीक है, मराठा शक्ति का उदय हुआ, लेकिन ये मराठा जो थे ये राजपूताना जैसे जो थे, राजपूताना जो एरिया था राजस्थान, वहाँ लूटपाट करते थे, जैसे अपन ने देखा था राजस्थान मिडावल हिस्ट्री के अंदर, तो उससे राजपूताना क्या हो गया, परेशान हो गया। ठीक है, अब परेशान हो गए राजपूताना, तो इन्होंने मदद मांगी किससे, अंग्रेजों से। तो ऐसे हुआ अंग्रेजों के प्रभुत्व का उदय राजस्थान में। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है, ये अपन को ध्यान में रखना है। मुगलों के पतन के बाद मराठा, और मराठाओं से जब परेशानी हुई खासतौर पर पिंडारियों से, तो उदय हुआ अंग्रेजों का, मतलब अंग्रेजों के प्रभाव का उदय राजस्थान में, ऐसे। ओके, ये इसके अंदर ये फ्लो में था। अब अपन आते हैं इसमें मेन स्क्रीन में अपने। ठीक है, तो राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप से ही शुरुआत होती है राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना की। तो 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों का पतन हो रहा था भारत में, तो अपन देखते हैं उस समय राजपूताना में मराठाओं का हस्तक्षेप आरंभ हुआ। ठीक है, और इस मराठा हस्तक्षेप में जो सर्वाधिक प्रमुख हस्तक्षेप था वो सिंधिया जो ग्वालियर के थे, और होलकर जो इंदौर के थे। तो जैसे अपन देखते हैं जैसे अपना जो हाड़ौती का पठार है, तो वहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है ग्वालियर इंदौर में, सॉरी ग्वालियर सिंधिया, और इंदौर में होलकर। तो जैसे अपन ने मिडाव राजस्थान के अंदर देखा है कि सिंधिया थे ग्वालियर से थे, होलकर इंदौर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, और भोंसले नागपुर से थे। ये चार एक तरह से अपन कह सकते हैं कि वंशज हुए मराठाओं के। ओके, तो इसमें इस हस्तक्षेप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था सिंधिया का जो ग्वालियर से बिलोंग करते थे, और होलकर जो इंदौर से करते थे। सबसे प्रमुख थे सिंधिया, जहाँ तक राजस्थान की बात है उसमें। ठीक है, प्रमुख इसमें इनका सबसे पहले हस्तक्षेप अपन देखते हैं बूंदी के अंदर प्रारंभ हुआ। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं बूंदी से निकला कोटा, कोटा से झालावाड़, तो बूंदी सबसे इंपॉर्टेंट रियासत हुआ। फिर इस मराठा हस्तक्षेप में सबसे पहला अपन पढ़ते बिंदु बूंदी में उत्तराधिकार संघर्ष अपन डिटेल में देख ही चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक ब्रीफ अपन जैसे देखेंगे। तो ये संघर्ष 1730 से 34 तक चला। ये संघर्ष था बुद्ध सिंह बनाम दलेल सिंह के अंदर, और इसमें जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय हस्तक्षेप इसके अंदर देखते हैं अपन। जय सिंह का कार्यकाल है 1700 से 1743 तक। तो जैसे इस पूरे हस्तक्षेप में अपन ने देखा था कि कैसे मतलब अपने जीजा के पक्ष में ये वहाँ हस्तक्षेप करते हैं, और कैसे इस हस्तक्षेप का विरोध करती हैं जय सिंह की सिस्टर। ठीक है, फिर सेकंड अपन देखते हैं इस हस्तक्षेप में हुडा सम्मेलन। ये 1734 में आयोजित किया गया था, किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। लेकिन ये असफल रहा सम्मेलन। असफलता का सबसे बड़ा कारण था कि जो राजपूत शासक थे उनमें आपसी मनमुटाव जो था। ठीक है, तो ये भी सवाई जय सिंह का ही इंपॉर्टेंट रोल था हुडा सम्मेलन। फिर तीसरा अपन बिंदु देखते हैं जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। ये चालू होता है 1743 में, किसकी मृत्यु के बाद, 1743 में किसकी मृत्यु हो गई, सवाई जय सिंह की। तो इनकी मृत्यु के बाद चालू होता है ईश्वर सिंह के समय, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। ईश्वर सिंह का काल अपन ने जैसे देखा ही 1743 से 1750, तो मेवाड़ मारवाड़ के बीच में जो संघर्ष हुआ उसका ये परिणाम हुआ। मतलब मेवाड़ मारवाड़ को जो एक तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी आमेर ने उनके प्रति, उसका ये परिणाम था। तो इस उत्तराधिकार के संघर्ष में अपन प्रमुख प्रमुख जो युद्ध देखते हैं, राजमहल, राजमहल टोंक में, तो राजमहल टोंक का युद्ध 1747, इसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई, और इसी उपलक्ष्य में इसरलाट का निर्माण किया गया अपने जो चौड़ा रास्ता है उससे बिल्कुल सीधे जाते हैं न्यू गेट जयपुर में, इसरलाट। फिर बगरू का युद्ध हुआ 1747-48 में, इसमें माधो सिंह की विजय हुई। ठीक है, लेकिन ईश्वर सिंह ने
सिंधिया को अपनी तरफ लेके शासक बने रहे ईश्वर सिंह। लेकिन जब वो पैसे नहीं दे पाए, जब सिंधिया ने जो उनसे मांगे और गायकवाड़ ने जो उनसे मांगे, तो ईश्वर सिंह ने इसी सरलाट से कूद के आत्महत्या कर ली। फिर तुंगा का युद्ध अपन देखते हैं, सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई इसमें। पाटन के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की पराजय हुई और मालपुरा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की पराजय हुई। तो ये जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, ये भी मराठा हस्तक्षेप का ही परिणाम था। तो अपन ने देखा ये मराठा हस्तक्षेप के 3 परिणाम राजस्थान में अपन देखने को मिलता है, बूंदी में, हुडा सम्मेलन और जयपुर में। बूंदी, हुडा, जयपुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 100 शब्दों के अंदर आ जाता है, मराठा हस्तक्षेप में टिप्पणी लिखेंगे तो उसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर एक बिंदु है कि राजस्थान की 2 रियासतें कौन कौन सी, बीकानेर और जैसलमेर, ने मराठों पर पर है, बीकानेर और जैसलमेर पर मराठाओं ने कभी आक्रमण नहीं किया। क्योंकि जैसे अपन देखेंगे राजस्थान का नक्शा, जैसे अपन देखते हैं तो राजस्थान के नक्शे में बिल्कुल ये पश्चिम में पड़ती हैं, तो बीकानेर और जैसलमेर तो दूर पड़ती थी। और बूंदी कहाँ है, बूंदी तो बिल्कुल जैसे अपन यहाँ देखते हैं इधर आड़ोती के पठार इधर, तो ये सिंधिया से और होलकर से नजदीक पड़ती, तो बूंदी पहला आक्रमण बूंदी। तो जो मालवा के पठार से नजदीक पड़ता है वहाँ ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। और जो मालवा के पठार से दूर जैसे अपन देखते हैं बीकानेर और जैसलमेर, तो भौगोलिक दूरी होने के कारण ये इनका आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, फिर राजस्थान की बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने मराठाओं को कभी खिराज नहीं दिया, खिराज या टैक्स। खिराज क्या होता था, ये भूमि कर होता था, जो मराठा वसूल करते थे इनसे खिराज। मुगल कालीन था, फिर मराठाओं के समय कंटिन्यू रहा। फिर अपन देखते हैं भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बिंदु कौन से आते हैं, क्योंकि ये बिंदु सारे लिंक हैं, इसलिए अपन को समझना जरूरी है। क्या है, 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। फिर 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में सर्वोच्च सत्ता बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव आए उस समय गवर्नर बन के, बंगाल का प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं है, सिर्फ गवर्नर है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बन जाती है और भारत में वास्तविक रूप में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, वास्तविक रूप में। ठीक है, बक्सर, क्योंकि प्लासी में सिर्फ बंगाल जीता था, जबकि बक्सर में अपन देखते हैं बंगाल, अवध, मुगल साम्राज्य, मतलब मुगल सम्राट दिल्ली, इन सबका पतन हो गया था बक्सर के बाद। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, 1757, 1864, 1764 सॉरी, 1757 और 1764, 7 साल बाद है। फिर अपन देखते हैं 1772 से 85, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आया। 1772 से 85 इनका काल है, 72 से चालू होता है। ठीक है, इन्होंने नीति अपनाई सुरक्षा सुरक्षा घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सुरक्षा घेरा। ये सुरक्षा घेरा नीति क्या था कि पड़ोसी मित्र को या पड़ोसी मित्र राज्यों को बफर राज्यों या तड़ित चालक, बफर स्टेट या लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करना। ये क्या था, ये मतलब पॉलिसी क्या थी, ये जैसे मैं आपको समझाऊं, इसके लिए अपन को भारत का नक्शा एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो देखते हैं। ये देखो अपना भारत का मैप। अब इस मैप में अपन को क्या समझना है, देखो ये अपने सामने भारत का मैप। इस भारतीय मैप में अपन को क्या देखना है, देखो जैसे 1764 में, जैसे अपन ने देखा कि 1764 में ये इधर ये बंगाल जीत लिया, ये अवध और ये दिल्ली तक, ये इतनी 1757 में तो 1757 में तो प्लासी, और 1764 के अंदर ये सारा हिस्सा अंग्रेजों ने जीत लिया। अब क्या था, अपन देखते हैं जैसे मराठा की जैसे जो सीट है वो मराठा, जैसे ये मराठाओं की सीट्स ये इधर, मतलब ग्वालियर, ये सिंधिया, ठीक है, और इधर ये होलकर, इंदौर, ये इंदौर, ये, तो ये सारे जैसे जो पावर थी, मराठा पावर थी, ये ब्रिटिशर्स की एंटी थी। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि जो हमारे मित्र जो हैं, मित्र, उनको दोस्त बना के चलो। तो जैसे इसमें बीच में राजस्थान आया, इन इन दोस्तों को बफर स्टेट के रूप में अंग्रेजों ने काम में लिया। ठीक है, तो बफर स्टेट का मतलब, बफर स्टेट के साथ ही एक दूसरा लगा गया लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर अपन एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कभी बिजली गिरेगी तो बिल्डिंग पर नुकसान नहीं होकर वो बिजली नीचे ऑटोमेटिक पास हो जाए, तो ये तड़ित चालक होता है। तो ऐसे ही बफर स्टेट तड़ित चालक के रूप में काम किए कि कभी अंग्रेजों पे कोई अगर दिक्कत आती है इस उत्तर भारत के अंदर, तो ये जो दोस्त मित्र जो राज्य हैं अंग्रेजों के, वो अंग्रेजों को मदद करेंगे। तो ये रिंग फेंस की नीति थी, जो इम्पोर्टेंट अपन को ध्यान में रखनी है, रिंग फेंस की नीति। ओके, तो रिंग फेंस की नीति जो थी, ये किसकी, कौन इसका जनक था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना, ये नाम ध्यान रखना अपन को, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है, यहीं बस स्टूडेंट फंस जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग आगे आएगा।
ठीक है, ये है वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों हुए। ये लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर रहे हैं अपन, ये वारेन हेस्टिंग नहीं है। वारेन हेस्टिंग बाद में आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है ना। तो सुरक्षा घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सुरक्षा घेरे की नीति 1772 से 85। क्यों क्या था, इस समय नया नया ब्रिटिश साम्राज्य था। ठीक है। तो नवजात स्थिति के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य था, तो ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे ब्रिटिश इस समय, क्योंकि पाँव तो अभी जमा ही नहीं है। 1772 में तो अभी बक्सर जीते आपको कितना ज़्यादा मतलब अपन जैसे देखते हैं 8 साल हुए हैं। और मराठाओं को अभी तुमने नहीं हराया, मैसूर को नहीं हराया, राजपूताना को नहीं हराया। तो इसलिए सुरक्षा सुरक्षा घेरा बनाओ अपने चारों तरफ और अपने आप को सुरक्षित पहले करो। जब सुरक्षित हो जाएंगे उसके बाद अपन देखेंगे आक्रामक बाद में बनेंगे। ऐसे है ये। तो 1772 से 85 वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में, और इन्होंने अपनाई पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, बफर स्टेट या लाइटनिंग कंडक्टर परिचालक के रूप में मित्र राज्यों को यूज करना। क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 1786 से 93 ये काल है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, इस समय ये गवर्नर जनरल के रूप में रहे 1786 से 93। ठीक है, और इन्होंने जो नीति अपनाई थी वो थी अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि अपन इंटरफेयर नहीं करेंगे देशी राज्यों के मामले के अंदर। क्योंकि अभी अभी अपन नए हैं, 1793 तक कोई ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं करी है। तो मैसूर को नहीं हराया, मराठाओं को नहीं हराया, तो हस्तक्षेप नहीं करना, चुपचाप अपने को अपने काम से मतलब रखो। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 तिरानवे, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो था अपने देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, उसकी स्थापना करी थी। वो देखेंगे अपन मॉडर्न इंडिया में डिटेल में देखा होगा सब चीज़ें। फिर 1786 से 93 लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत गवर्नर जनरल, हस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस। फिर अपन देखते हैं 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये इनका कार्यकाल है गवर्नर जनरल के रूप में भारत में। इन्होंने नीति अपनाई सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सहायक संधि मतलब अधीनस्थ राज्यों को अपन को क्या करना है, अपना सहायक बनाना है। ठीक है, सब्सिडी अपना सब्सिडरी बना लेना और उनसे मित्रवत व्यवहार अपन को करना है। ठीक है। और सहायक संधि जो सबसे पहले करी थी वो उन्होंने हैदराबाद से करी थी, हैदराबाद के निजाम से 1798 में। तो सहायक संधि का जनक कौन, लॉर्ड वेलेजली। वेल वेल मतलब आराम से रखना है अपने सहायक को, वेलेजली। तो तीन अपन ने मेन मेन नीतियां देख ली अभी तक। कौन कौन सी, पॉलिसी सुरक्षा घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग, हस्तक्षेप की नीति कॉर्नवालिस, और सहायक संधि वेलेजली। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वॉरेन हेस्टिंग, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कॉर्नवालिस, और सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली। ओके। अब सहायक संधि के अपन प्रमुख प्रमुख बिंदु देखते हैं। सहायक संधि प्राय निम्नलिखित प्रतिबंध या शर्तें होती थी। कौन कौन सी, कि देसी राज्य की या राजपूताना या जो भी राज्य इसको करता था सहायक संधि को, तो उसकी विदेश नीति कंपनी के अधीन हो जाती थी। विदेश नीति मतलब अन्य किसी से आप बात करोगे तो वो बात किसके माध्यम से होगी, अंग्रेजों के माध्यम से होगी। अब विदेश नीति का मतलब देखो ये था, जैसे मराठा बात करेंगे राजपूताना से तो ये मराठाओं के लिए विदेश नीति हो गई। विदेश नीति ये नहीं था कि मराठा बात करेंगे फ्रांस से, अमेरिका से। यहाँ मराठाओं के लिए राजपूताना भी एक विदेश समान था। फिर अंग्रेजी समर्थक सेना हर देशी राज्यों को रखनी पड़ती थी। अपने राज्यों के अंदर अंग्रेज रेजिडेंट रेजिडेंट नियुक्त करने पड़ते थे देशी राज्यों को, और किसी यूरोपीय शक्ति को सेवा में नहीं रख सकता था ऐसा देशी राज्य जिसने सहायक संधि पे साइन कर ली हो। और ये मित्र और शत्रु क्या है, कि जो देशी राज्य का मित्र है वो अंग्रेजों का मित्र होगा, जो देशी राज्य का शत्रु है वो अंग्रेजों का शत्रु। और ऐसा ही अंग्रेजों के साथ, जो अंग्रेजों का मित्र वो देशी राज्य का मित्र, मतलब जिसने सहायक संधि पे साइन कर ली है। और जो अंग्रेजों का शत्रु वो देशी राज्यों का भी शत्रु होगा। ये मित्र और शत्रु की एक रेसिप्रोसिटी थी। फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों ने ऐसा बोला। फिर इस प्रकार दोनों पक्ष मतलब भारतीय शासक जिसने सहायक संधि पे साइन कर लिया, वह अंग्रेज के बीच सहयोग व हितों की एकता बनी रहेगी। ये सहायक संधि का ऐसा मानना था। ठीक है। तो सहायक संधि जैसे अपन देखते हैं ये दोस्ताना संबंधों पर आधारित थी और ज्यादा ये आक्रामक नहीं थी, मेन जो चीज है। फिर अपन देखते हैं कि सहायक संधि के माध्यम से कैसे राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना हुई। कि सर्वप्रथम 1781 में जोधपुर के महाराजा विजय विजय सिंह ने वारेन हेस्टिंग से मराठों के विरुद्ध पत्र व्यवहार किया, परंतु अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर ये हुई थी, सूरत पुरंदर बड़गांव सालबाई। इस सालबाई के संधि के माध्यम से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। 1782 में संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये हुई थी। ठीक है, कि 1782 में सालबाई की संधि हो जाने के कारण
अंग्रेजों ने इस पत्र पर ध्यान नहीं दिया, मतलब जो मदद मांगी थी जोधपुर के महाराजा ने मराठाओं के विरुद्ध में, उस पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सालभाई की संधि 1772 में, 82 में, सॉरी 1782 में हो गई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, प्रथम मराठा युद्ध के बाद। और सालभाई की संधि जो थी ना, ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सवाल आते हैं सालभाई की संधि के। किस युद्ध से जुड़ी हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। कब हुई? 1782 में। अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। मतलब अंग्रेज ने जो सोचा था कि ये युद्ध लड़के अपन को बहुत कुछ सम्मान मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, मराठा राज्य में हिस्सा मिलेगा, ऐसा कुछ भी सालभाई की संधि से नहीं था। मतलब अंग्रेज मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे। ठीक है, क्योंकि मराठा उस समय बहुत पावरफुल थे 1782 के अंदर। ऐसे अपन को देखना है, तो इसलिए अंग्रेजों ने जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के पत्र के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि यार तुमको पड़ी है जोधपुर को अपने बचाने की, अंग्रेजों को पड़ी है अपने अपना अस्तित्व बचाने की भारत में। तो इसलिए उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। फिर जैसे देखते हैं अपन 1803 में, 1803 देखो 1782 के बाद करीबन 20 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आया, तो 20 साल के अंदर अंग्रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे और मराठा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर ये होती है, मराठा होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों की पराजय हो गई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है सिंधिया के साथ में, सह से सिंधिया, सह से सुरजी अर्जुन गांव। इसमें सिंधिया सरेंडर हो जाता है और जयपुर और जोधपुर के राज्यों को अंग्रेजों के, मतलब इन जयपुर और जोधपुर के ऊपर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो जाता है। ये पर है कि राज्यों पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले सिंधिया के अंडर में थे। अब चूंकि सिंधिया का पतन हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, जो संधि हुई सुरजी अर्जुन गांव की संधि के माध्यम से, तो सिंधिया हो गया परास्त। ठीक है, तो सालभाई का लेना देना है प्रथम आंग्ल मराठा से, और सुरजी अर्जुन गांव संधि का लेना देना है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या है, इस प्रकार 1803 से पहले अंग्रेज मराठाओं के भय के कारण खुलकर मराठाओं के विरुद्ध राजपूत शासकों का समर्थन नहीं करते थे 1803 से पहले। तो 1803 में ऐसा क्या हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका है, मराठे हार चुके हैं। सुरजी अर्जुन गांव के माध्यम से कौन सरेंडर कर गया? वेरी गुड, सिंधिया। ठीक है, तो 1803 से पहले अंग्रेज मराठाओं के भय के कारण खुलकर मराठाओं के विरुद्ध राजपूत शासकों का समर्थन नहीं करते थे। जैसा अपन ने देखा ही था 81 में विजय सिंह की तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, परंतु 1803 के पश्चात सभी परिस्थितियां अंग्रेजों के पक्ष में थी। तो 1803 ये डेडलाइन है। देखेंगे अपन ही ज्यादातर प्रथम जो संधियां हुई ना, प्रथम सहायक संधियां, ये सब 1803 में ही हुई है। देखेंगे अभी कैसे। फिर राजपूताना की रियासतों से 1803 में की गई सहायक संधियां। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं भरतपुर के साथ जो हुई, भरतपुर ने सबसे पहले सहायक संधि करी थी। भरतपुर के महाराजा थे रणजीत सिंह, 1777 से 1805 इनका काल है। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को वेलेजली की सहायक संधि पर साइन किए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस सहायक संधि के विपरीत रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1804 में यशवंत राव होलकर को अपने शरण दी। देखो, ये संधि के विपरीत कैसा हुआ? क्योंकि जैसे अभी अपन ने देखा था, ये मित्र और शत्रु वाली बात देखो, ये कि अंग्रेजों के मित्र भी, अंग्रेजों के मित्र राजपूताना के मित्र होंगे, अंग्रेजों के शत्रु राजपूताना के शत्रु होंगे। तो इस संधि के विरुद्ध रणजीत सिंह ने किसकी मदद कर दी? होलकर की। और ये होलकर अंग्रेजों के शत्रु थे, तो कायदे से भरतपुर को शत्रु होने चाहिए थे, तो भरतपुर को उनको मदद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन भरतपुर ने इनकी मदद करी। तो इसलिए लिखा हुआ, लेकिन सहायक संधि के विपरीत रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1804 में यशवंत राव होलकर को अपने शरण दी। फलतः लॉर्ड लेक, ये इंपॉर्टेंट नाम है, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भरतपुर 5 बार भयंकर आक्रमण किए। कितनी बार? 5 बार। लेकिन ये सभी आक्रमण असफल रहे। अप्रैल 1805 में नई संधि की गई, जो भरतपुर की पूर्व की स्थिति रखी गई। इस संधि के तहत भरतपुर राज्य की सीमा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डीग क्षेत्र भरतपुर को वापस लौटा दिया गया। भरतपुर का राजकुमार प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों के साथ रहेगा, और भरतपुर 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को दिए, मतलब लमसम एक बार में दिए 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति। 1803 की संधि की तुलना में 1805 की संधि भरतपुर के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि राजकुमार गया ना हाथ से। ये ठीक है, तो ये अपन को देखना है भरतपुर में पहली संधि 1803 में, दूसरी संधि 1805 में। ठीक है, 1805 में। ठीक है, और 5 में हुई 1805 में, तो उससे पहले 5 बार असफल आक्रमण किए किसने? लेक ने। ठीक है, मतलब लेक में डुबकी लगाई लेक ने, कितनी बार? 5 बार। यूं भरतपुर किले के चारों तरफ अपन देखते हैं झील या नाला नुमा झील अपन को मिलती है, सुजान गंगा नहर, ऐसे लेक, ऐसे ध्यान रखना अपन को, लेक सुजान
गंगा, भरतपुर, भरतपुर का किला याद करो, भरतपुर में अपन ने देखा था मध्यकालीन राजस्थान में जब पढ़ा था। ठीक है, सही है। तो देखो इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ अपन को जो अगला आएगा ना अलवर, उसकी यहाँ पे छाप छपी हुई है। कैसे कि भरतपुर में अपन ने देखा रंजीत सिंह ने पहले सहायक संधि कर ली 1803 में, लेकिन फिर संधि को तोड़ भी दिया 2 साल बाद ही, तो अगले साल ही 1804 में, और यशवंत राय होलकर को मदद कर दी। तो अंग्रेजों ने देखा यार ये तो साला कभी पलट सकते हैं, मतलब संधि करके, है कि नहीं। तो ये जब अलवर में जब संधि हुई ना, तो इसमें ध्यान रखा गया इस चीज का। देखो क्या, नेक्स्ट अपन देखते हैं अलवर राज्य के साथ संधि। अलवर का शासक बख्तावर सिंह, 1803 में जयपुर रियासत से पृथक हुआ था अलवर। 14 नवंबर 1803 को अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने जनरल लेक, ये लेक हुए भरतपुर वाला है, के साथ रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि करी, है ना। ये क्वेश्चन आएगा, प्रथम कौन था रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि करने वाला, तो ये अलवर था। और पहली सहायक संधि करी भरतपुर ने। तो ये कैसे, ये वर्ड कैसे जुड़े रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि, कि अंग्रेजों ने देखा कि जैसे पहले हो गया था, भरतपुर संधि करके मुकर गया था, यशवंत राय होलकर को मदद कर दी, ऐसा अलवर के साथ नहीं, मतलब अलवर के साथ नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये रक्षात्मक में आक्रमण संधि की स्पेशल प्रोविजन डाले गए कि कभी भी अलवर ऐसा काम नहीं करेगा कि जो कि आक्रमण समझा जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर, ऐसा ही। ठीक है ना। तो ये स्पेशल वर्ड्स हैं, रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि। ये प्रथम राज्य जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि करी थी, ये कौन, अलवर। अलवर का शासक कौन, बख्तावर सिंह। फिर नवंबर 1803 में दौलत राव सिंधिया के विरुद्ध लसवाड़ी के युद्ध में अलवर अलवर ने, है ना, अलवर ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है। तो ये 1803 में दौलत राव सिंधिया लसवाड़ी के युद्ध में हार जाएगा, और इस युद्ध के बाद ही होगी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लसवाड़ी का युद्ध 1803 में सरेंडर होएगा सिंधिया, सुरजी अर्जुन गांव की संधि के बाद, द्वितीय मराठा युद्ध। तो देखा अपन ने कि अलवर ने, जैसे अलवर के साथ जो रक्षात्मक व आक्रमण संधि हुई, इसका कैसे हेल्प मिली अंग्रेजों को 1803 में। ठीक है ना, लसवाड़ी के युद्ध में। तो भरतपुर वाली गलती नहीं दोहराई, कहां पर, अलवर। इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जोधपुर जयपुर के साथ संधि हुई। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय 1803, ठीक है ना, 12 दिसंबर 1803। देखो ये एग्जैक्ट डेट अपन को याद होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जैक्ट तारीखों के। 12 दिसंबर 1803। तब देखो अब 1803 आ गया ना, 1803 क्यों, क्योंकि अब सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई, सिंधिया सरेंडर कर गए इस लसवाड़ी के युद्ध के बाद। तो जगत सिंह द्वितीय, इनका काल है 1803 से 1818। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे, प्रताप सिंह वही जिन्होंने हवा महल बनाया था। तो जगत सिंह के समय अंग्रेजों का अधिकार हो गया जयपुर पर, 12 दिसंबर 1803। फिर 1805 में जनरल बार्लो द्वारा इस संधि को भंग कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये जगत सिंह। तो जयपुर के जगत पे नाम हो गया किसका, अंग्रेजों का, किसके समय, जगत सिंह द्वितीय के समय। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं धौलपुर के साथ संधि हुई, कीरत सिंह ने करी। 1803 में लसवाड़ी के युद्ध में दौलत राव सिंधिया की पराजय हुई। सिंधिया की लसवाड़ी का युद्ध अलवर ने मदद करी थी अंग्रेजों की। तो सिंधिया की पराजय हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। ठीक है, और धौलपुर कीरत सिंह पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया। तो धौलपुर चूंकि ग्वालियर के बिल्कुल नजदीक है, तो चूंकि ग्वालियर पे अधिकार हो गया, तो अंग्रेजों ने ये समझा कि भाई ग्वालियर के जितने भी प्रांत थे, अधीनस्थ जो ग्वालियर के अंडर में थे, वो अब सब अंग्रेजों के अंडर में आ गए। तो इसलिए धौलपुर को भी मान लिया गया कि अंग्रेजों के अंडर में आ गया 1803 में। फिर जोधपुर के साथ संधि हुई। जोधपुर के साथ संधि, वहां के शासक मान सिंह, 1803 से 43 मान सिंह का काल है। जयपुर वाले मान सिंह नहीं है, जोधपुर मान सिंह। फिर 22 दिसंबर 1803 को मान सिंह बराबरी के आधार पर की गई प्रथम संधि थी। ठीक है, बराबरी का आधार क्या था कि खिराज नहीं वसूला गया था इनसे। ठीक है ना, पहले तो पहले जिससे पहले जितनी भी हुई हैं, जैसे भरतपुर से, अलवर से, जयपुर से, धौलपुर से, उनमें खिराज वसूला गया था, अंग्रेजों ने वसूला था। लेकिन जोधपुर पहला ऐसा था जो बराबरी के आधार पर हुई। ठीक है ना, और खिराज नहीं वसूला गया अंग्रेजों द्वारा जोधपुर से। तो ये क्वेश्चन आएगा ये कि बराबरी के आधार पर संधि करने वाला कौन सा पहला राज्य था, तो जोधपुर। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर, रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि अलवर, और बराबरी के आधार पर जोधपुर। ठीक, तो इस प्रकार अपन क्या देखते हैं, इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने मुख्यतः मराठाओं के विरुद्ध राजपूताना की कुछ रियासतों से सहयोग, आपसी सहयोग प्राप्त करने के लिए 1803 में सहायक संधियां की।
ठीक है ना, 1803 में। इन संधियों द्वारा राजपूत राज्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कि भाई विदेश नीति सरेंडर कर दी, सेम रेजिडेंट रहेगा देशी राज्यों के अंदर, और मित्र और शत्रु वाला कॉन्सेप्ट अपन ने देखा ही, तो अप्रत्यक्ष रूप से। फिर इसके बाद अपन जैसे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। अधीनस्थ पार्थक्य, पारथक्य, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। पार्थक्य मतलब था पृथक कर देना, अपने सबऑर्डिनेट को आइसोलेट कर देना। आइसोलेशन वार्ड जैसे अपन देख रहे हैं अभी, क्वारंटाइन, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब इसको आइसोलेट कर दो, अलग कर दो। ठीक, तो यही थी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। अधीनस्थ को पृथक कर दो आप, ठीक है ना, अलग अलग रखो अधीनस्थों को, जिससे कि ये एक नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये किसकी थी ये संधि, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ऊपर अभी अपन ने देखा था वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग की तो क्या थी, जो ऊपर अभी अपन देख के आए वारेन हेस्टिंग रिंग फेंस, और ये थी लॉर्ड हेस्टिंग की पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग ने चालू करी थी ये इनके गवर्नर जनरल का काल है। 1813 से 23 भारत के गवर्नर जनरल ये समय रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग ने घेरे की नीति के स्थान पर, ये घेरे की नीति तो किसकी थी, अपने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपन देखते हैं, देखो ऊपर आई थी, ये देखो मैं आपको बताऊँ, घेरे की नीति, ये देखो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग सुरक्षा घेरे की नीति, और लॉर्ड हेस्टिंग अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। ठीक है, ये ये आ गया अपने अधीनस्थ पार्थक्य घेरे की नीति, ये तो थी कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, सॉरी वारेन हेस्टिंग, अधीनस्थ पार्थक्य वारेन हेस्टिंग, WH वारेन हेस्टिंग, और अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की नीति ये लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, पहले है वारेन हेस्टिंग और फिर बाद में है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग की कौन सी थी, अधीनस्थ पार्थक्य, लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सुरक्षा घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। ठीक है, अब जैसे कि आप कभी भी ये हेस्टिंग वर्ड बोलो ना, हेस्टिंग वर्ड अपन कभी भी बोले तो अपन को ये बोलना है वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन बोले लॉर्ड हेस्टिंग ने समस्त विरोधी शक्तियों यथा मराठा पिंडारियों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों व पिंडारियों को अंतिम रूप से परास्त कर देशी रियासतों को यथार्थ रूप से ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं संप्रभुता स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने संधि के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो जैसे अपन देखते हैं 1816-17 के अंदर जैसे जो हुआ थर्ड आंग्लो मराठा युद्ध, उसमें मराठा शक्ति अंतिम रूप से परास्त हो गई थी। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि, ये सब सरेंडर हो गए मराठा विरुद्ध से। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने देखा हमारे लिए कोई अब खतरा नहीं है, तो सुरक्षा घेरे में कोई रहने की जरूरत ही नहीं है, अपन खुल के अब अपन खेलेंगे, और जितने भी अपने अधीनस्थ हैं उनको बिल्कुल पार्थक कर दो, अलग अलग कर दो, एक दूसरे से पृथक कर दो। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा आक्रामक रूप अंग्रेजों ने अपनाया। तो अब सवाल यही उठता है कि जो सुरक्षा घेरे की जो नीति थी, सुरक्षा घेरे की, और जो पार्थक्य की, अधीनस्थ पार्थक्य की जो अपन नीति देखते हैं, दोनों में भेद क्या है। तो पहला भेद तो यही हो गया कि सुरक्षा घेरे की नीति तो किसकी थी, वारेन हेस्टिंग, और ये किसकी थी, अधीनस्थ पार्थक्य की, लॉर्ड हेस्टिंग की। ठीक है, सुरक्षा घेरे की नीति अपनाई थी 1772 में, और ये अपनाई थी 1813 में। ठीक, सुरक्षा घेरे की नीति ये सहयोग पे आधारित थी, सहयोग, और ये जबकि ये आक्रामक थी, आक्रामक। ठीक है, आक्रामक रवैया अपनाया गया था इसमें अधीनस्थ पार्थक्य के अंदर। ये प्रमुख प्रमुख भेद है जो अपन को ध्यान में रखने। ठीक, फिर क्या है, अब देखो आप नाम ही देखो, सहायक संधि, ठीक है ना, सहायक के रूप में यूज करना, अधीनस्थ पार्थक्य के अधीनस्थों को बिल्कुल पृथक पृथक कर दो, अलग एक दूसरे से, यूं। ठीक है, तो ये 1817 संधि करने वाली, 1817 वाली ये जो संधि होंगी ना लॉर्ड हेस्टिंग के बाद, इन संधियों का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मेटकॉफ नाम आगे काफी आएगा। अब देखते हैं अपन ये जो 1817 में जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां हुई ये कैसे कैसे। सबसे पहले अपन देखते हैं करौली के साथ। ठीक है, करौली के शासक हरबख्श पाल, नवंबर 1817 इंपॉर्टेंट डेट है। राजपूताना में वारेन हेस्टिंग नहीं पढ़ना है इसको, आप हमेशा क्या पढ़ना है, आप ये नाम लॉर्ड हेस्टिंग, यही अधीनस्थ पार्थक्य लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार कौन बना, करौली, हरबख्श पाल सिंह, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, करौली का हरबख्श पाल सिंह।
अब देखो ये सवाल आता है जब स्टूडेंट फंस जाता है। सहायक संधि करने वाला पहला कौन? भरतपुर। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने वाला पहला कौन? करौली। ठीक है ना। अब जैसे नॉर्मल सवाल ये आता है कि वो कौन सा पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की? तो अधीनता सहायक संधि के रूप में भरतपुर हो गया। और सहायक संधि स्पेसिफिक पूछ ले तो भरतपुर आंसर है। अधीनस्थ पार्थक्य पूछे तो करौली आंसर है। ऐसे अपन को ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है। फिर अधीनस्थ पार्थक्य की संधि दूसरे नंबर पर करी जोधपुर से संधि हुई मानसिंह, जो जोधपुर के राजा मानसिंह, जो पहले सहायक संधि भी इन्होंने ही करी थी और अधीनस्थ पार्थक्य भी इन्होंने करी, मानसिंह ने 1803 से 43। ठीक है। 6 जनवरी 1818 को महाराजा मानसिंह की तरफ से, मतलब राजकुमार छात्र सिंह और बिशन राम व्यास, ठीक है, और एक आसोपा ने भी साइन की है। तो महाराजा मानसिंह की तरफ से छात्र सिंह, बिशन सिंह व्यास ने साइन किए, और कंपनी की तरफ से कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। ये दिल्ली का रेजिडेंट था उस समय। ठीक है। और जोधपुर से खिराज वसूला गया कितना? 1,08,000 रुपये वार्षिक। 1,08,000 रुपये वार्षिक। सहायक संधि जब करी थी ना जोधपुर से, तब तो कुछ भी खिराज नहीं वसूला था, बराबरी के आधार पर हुई थी। लेकिन जब अधीनस्थ पार्थक्य की संधि हुई तो जोधपुर से खिराज वसूला गया। तो आप समझ गए ना, देखो कैसे सहायक संधि सहयोग पे आधारित थी, आक्रामक नहीं थी। जबकि अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति थी लॉर्ड हेस्टिंग की, वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक थी। खिराज वसूल लिया ना जोधपुर से, ऐसे। तो ये दोनों में फर्क है। फिर जोधपुर पे अव्यवस्था का आरोप लगा के जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, और इसका जो खर्चा था 1,15,000 रुपये भी जोधपुर राज्य पर ही थोपा गया, जोधपुर लीजियन। तो देखा अपने आक्रामक कितनी हो गई, सहायक संधि में नहीं था ऐसा कुछ। यूं। फिर सिरोही के साथ संधि हुई। सिरोही नरेश ने बाहरी आक्रमणों, सामंतों, भीलों, गरासिया आदि से उपद्रव से तंग आकर 1823 में संधि करी। भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने एरनपुर, पाली में एक भील कोर भी जैसे आएगी उसकी स्थापना करी थी। फिर 1857 में माउंट आबू एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय बन गया था। शुरू में माउंट आबू, तो 1857 के विद्रोह के बाद एजीजी का मुख्यालय बन गया था राजस्थान में माउंट आबू। उससे पहले अजमेर था, उससे पहले दिल्ली था। तो दिल्ली, फिर अजमेर, फिर माउंट आबू अपन देखेंगे। 1832 में अजमेर बना था, 1857 में माउंट आबू। 1832 में ये अजमेर है, अभी आएगा, आगे आ जाएगा अजमेर जो अपन पढ़ेंगे। और 1857 में ये माउंट आबू, एजीजे का हेडक्वार्टर राजस्थान में। ओके, ये था इसमें। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, कोटा के साथ संधि हुई। ठीक है, वो 1817 वाली चल रही है। कोटा का राजा था उमेद सिंह, का काल है 1770 से 1819। तो 26 दिसंबर 1817 को कोटा के प्रशासक कौन? प्रशासक है ये, राजा नहीं। कोटा का प्रशासक कौन? झाला जालिम सिंह द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और इसमें कोटा का राजा कौन था? उमेद सिंह, 1717 से 1819। फिर एक इस झाला जालिम सिंह ने पूरक संधि पर भी हस्ताक्षर करवा लिए। 20 फरवरी 1818 को गुप्त रूप से झाला जालिम सिंह ने उपरोक्त संधि में 2 पूरक धाराएं और जुड़वा ली। ये क्या थी? पहली तो ये थी कि महाराजा उमेद सिंह व उनके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे, परंतु परंतु क्या दूसरी शर्त ये थी, शासक तो कौन बना रहेगा? उमेद सिंह और उसके वंशज, परंतु राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का अधिकार राज राणा झाला जालिम सिंह और उनके वंशजों के पास रहेगा। तो ये बिल्कुल ही हो गया था एक म्यान में दो तलवार, कि राजा तो रहेंगे उमेद सिंह और उनके वंशज, अब समस्त प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासक कौन रहेगा? झाला जालिम सिंह और उनके वंशज। ठीक है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए क्या चालू हो गया? संघर्ष। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए 1838 में कोटा राज्य का विभाजन करके अलग से झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। ठीक, यूं। तो ये था, आपने कोटा ने संधि करी 1817 में, और 1838 के अंदर झालावाड़ राज्य बना दिया गया। फिर क्या था? अब अपन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों के साथ संपन्न की गई संधियां सभी शर्तें समान थी, और संधि की प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे? अंग्रेजों की संपूर्णता स्वीकार कर ली, राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार बना रहने दिया गया, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की गई अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई रियासत के अंदर, आपसी विवादों को, मतलब रियासतों के अंदर जो आपसी विवाद होते थे वो अंग्रेजों की मध्यस्थता से उनका निपटान किया गया, समस्त सैनिक संसाधन अंग्रेजों को सौंप दिए गए रियासतों द्वारा, और अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों के संधियों से अलग अलग थी। किसी से कितना खिराज वसूला, जैसे मेवाड़ से 25% वसूला था, जोधपुर से जैसे अभी अपन ने देखा 1,08,000 रुपये वार्षिक खिराज वसूला। तो खिराज संबंधी अलग अलग, सबसे अलग अलग थी। ओके, फिर अपन देखते हैं कि ये जो संधियां हुई
सहायक संधि कह लो चाहे अधीनस्थ पार्थक्य संधि कह लो, खासतौर पे ये जो लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ पार्थक्य संधि थी, इनका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, इनका परिणाम क्या हुआ कि रियासत के शासक संबंधी सभी कार्य, मतलब रियासत के शासक जो थे ये शासन संबंधी जितने भी कार्य थे उनके प्रति उदासीन हो गए, और अंग्रेज राजा जो था ये रेजिडेंट के हाथों कठपुतली बन गए, और रेजिडेंटों ने, ठीक है ना, बिल्कुल एक तानाशाह के रूप में काम किया और जो चाहते थे वो करवाते थे। मतलब ये जो बिंदु था ना कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ लिखित में था, जबकि रेजिडेंट बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप करते थे और शासकों को उन्होंने अपना कठपुतली बना लिया था। फिर रियासतों की जो थी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खोखली हो गई, स्वदेशी उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार नष्ट हो गए, पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य आचार विचार ये राजस्थान की जनता पर थोप दिए गए। जैसे अपन देखेंगे अभी ऑक्टोनली कि कैसे सती का अंत, कन्यावध, ये सारे प्रथाओं का अंत हुआ। ठीक है ना, तो नो डाउट कुछ अच्छा भी था। और पाश्चात्य शिक्षा, जैसे इससे पहले वैदिक शिक्षा था, उसकी जगह पाश्चात्य शिक्षा लेके आए। ईसाई मशीनरियों का हस्तक्षेप राजस्थान में बढ़ा, धर्मांतरण बढ़ा, हिंदू मुस्लिम का कन्वर्जन किया गया ईसाइयों में, और नमक सांभर झील जैसे जो बनता था, अफीम मेवाड़ के पास जो होती थी, उन सभी नमक उत्पादन क्षेत्रों और अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने राजपूताना पे नियंत्रण रखने के लिए वहीं की जनसंख्या से कुछ ब्रिगेडें बनाई, जैसे शेखावटी ब्रिगेड, मेरवाड़, ये जो ब्यावर वाला एरिया है वो दक्षिणी अजमेर मेरवाड़ कहलाता है। तो मेरवाड़ बटालियन, मेवाड़ भील कोर, जोधपुर लीजन, इन सब रेजिमेंट्स का गठन किया गया राजपूताना पे नियंत्रण के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सारे सैनिक इनके राजपूताना से होते थे, सारा खर्च राजपूताना की रियासत देती थी, और कंट्रोल किस पे करते थे इनके माध्यम से, राजपूताना पे ही। समझे आप? तो कैसे राजस्थान के निवासियों द्वारा ही राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित किया गया अंग्रेजों द्वारा, ये देखने लायक बात थी। ठीक है ना, ये बिल्कुल ये वैसे ही था जैसे अपन ने देखा कि अकबर ने राजपूतों को नियंत्रण करने के लिए राजपूतों का सहयोग लिया था, महाराणा प्रताप को नियंत्रण करने के लिए राजपूत आमेर के शासक मानसिंह का ही, मिर्जा राजा मानसिंह का ही सपोर्ट लिया था अकबर ने। ये चीज अंग्रेजों ने सीखी, राजपूताना पर नियंत्रण करना है तो राजपूताना के लोगों से ही करना है, क्योंकि ज्यादा चित्र जानते हैं उनको। भीलों पे नियंत्रण करना है तो भील कोर बना दी, मेवाड़ भील कोर, एमबीसी, ऐसे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, शेखावटी ब्रिगेड, मेरवाड़ ब्रिगेड, मेवाड़ बिलकोर, जोधपुर लीजियन। फिर अगला बिंदु क्या है, सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। कि जैसे क्या था कि भाई सामंत काम क्या करता था, सामंत ये था, मतलब ये राजा हुआ करता था, राजा के नीचे एक सामंत होता था जो राजा की बिहाफ पे काम करता था उस पूरे राजा की क्षेत्र के अंदर, और राजस्व वसूलता था। तो अब क्या हुआ, राजस्व वसूलने के काम तो सारे अधिकार किसको दे दिए गए, अंग्रेजों को। तो अब इन सामंतों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये सामंत कई बार जब राजा दुर्बल हो जाता था तो ये राजा को परेशान भी करते थे सामंत। तो अब क्या हुआ कि जब राजा ने संधि कर ली, सहायक संधि कर ली अंग्रेजों से, या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि कर ली, तो इन सामंतों का रोल तो गौण हो गया। अब सामंतों की कोई जरूरत ही नहीं है राजा को। ठीक है, तो सामंतों की प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा हानि हुई। तो जागीर क्षेत्र में सामंत, जागीर क्या होते थे, ये जागीर मतलब जो राजा को मिलती थी, ये सॉरी, राजा जो देता था सामंत को बदले में। ठीक है, जैसे सामंत सेवा देता था राजा को, उसके बदले में जागीर दी जाती थी राजा को, सामंत को। तो जागीर से सारा राजस्व वसूलता था, अपने खर्चे काटता था सामंत, और फिर जो कुछ बचता था पैसा अपने खर्चे कटने के बाद वो सामंत राजा को जमा करा देता था, ये होती थी जागीर। ठीक है, तो जागीर क्षेत्र में सामंतों को विशेष अधिकार का अंत हो गया। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या, कि अपने अधिकार क्षेत्रों में सामंत व्यापारियों से राहदारी और पानदारी नामक दो शुल्क वसूलते थे, व्यापारियों को सुरक्षा देने के बदले में। राहदारी और पानदारी, तो ये सामंत अब नहीं वसूल सकते थे, तो सामंतों के विशेष अधिकार का अंत हो गया। ठीक है, तो सामंतों ने इस रोष के कारण ही 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारियों का सहयोग दिया था। ठीक है, जैसे अपन 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उस 1857 के विद्रोह में सारे के सारे सामंत अंग्रेजों के खिलाफ थे, जबकि राजपूताना के सारे शासक अंग्रेजों के समर्थन में थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ठाकुरों ने, मतलब ये जो ठाकर थे सामंत, इन्होंने क्यों विरोध किया अंग्रेजों का, जैसे ठाकर कुशल सिंह चंपावत है कि नहीं है, तो ये ठाकुर इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्यों अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि इन अंग्रेजों ने ही इनके विशेषाधिकार छीने थे। अगर अंग्रेज मदद नहीं करते इस राजा की, तो राजा को हमेशा मदद लेनी पड़ती सामंती की। लेकिन राजा की मदद करने के लिए अब अंग्रेज आ गया सहायक संधि या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि के माध्यम से, तो सामंत की जरूरत ही नहीं है, अपन को हट गया, ऐसे है।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है। फिर अगला का प्रभाव क्या रहा कि भील, गरसिया, मेर आदि जो पहले जंगल से कुछ अपना वसूल कर ले, आजीविका चला लेते वो जंगल से, अब वो जंगलों पर नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का। तो इन्होंने भील, गरासिया, मेर आदि ने लूट खसोट करनी चालू अपने क्षेत्र के अंदर कर दी। ओके, ये इसके अंदर ये चीज है। ओके, फिर अपन इसमें क्या देखते हैं, अगला बिंदु, भील, गरासिया, मेर आदि के द्वारा लूट खसोट में वृद्धि कर दी गई। तो ये प्रमुख प्रमुख ये परिणाम थे 1817-18 की जो संधियां हुई उनके। ओके, अब देखो ये टेबल के फॉर्म में यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो ये सारी टेबल वही है जो अब ऊपर अपन ने देखी है डिटेल में जो पढ़ी। तो देखो क्या, लॉर्ड वेलेजली द्वारा, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये तो सहायक संधि जो की गई लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो सहायक संधि की गई लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 से 1805 का काल है। सहायक संधि सबोर्डिनेट अलायंस उन्होंने करी। ठीक है, तो ये देखो ये सबोर्डिनेट अलायंस, फिर ये नीचे दूसरी जो चालू हो रहा है ये लॉर्ड हेस्टिंग की है ना, अधीनस्थ पृथक की जो 1813 के बाद जो की गई है, मतलब 1817 जो संधियां चालू हुई। तो पहले लॉर्ड वेलेजली की अपन सहायक संधियां देखते हैं और उसके बाद ये देखेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां करने वाला कौन था, सबसे पहला भरतपुर, 29 सितंबर 1803 को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने करी, रंजीत सिंह ने। सेकंड नंबर पे अलवर, ठीक है, अलवर ने 14 नवंबर 1803। ठीक है, ये क्रम में है सारी। अलवर का शासक बख्तावर सिंह, और प्रथम विस्तृत सहायक संधि थी, और इस विस्तृत का मतलब है कि जिसको अपन ने बोला ना रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि, ये इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर बूंदी के शासक उमेद सिंह ने करी। फिर जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने करी 12 दिसंबर 1803 को। फिर जोधपुर के शासक मान सिंह ने करी 22 दिसंबर 1803। ये एग्जैक्ट तारीख अपन को याद रखनी है, क्रम में है सारी, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर को, दिसंबर 1803 को जोधपुर मानसिंह द्वितीय। ये बराबरी के आधार पर सहायक संधि, खिराज नहीं वसूला, तो सहायक संधि से नहीं वसूला गया था, लेकिन अधीनस्थ पार्थकी संधि से जोधपुर से खिराज वसूला गया था। फिर धौलपुर से सहायक संधि की गई जनवरी 1804 में, किरत सिंह वहां के शासक। तो ये तो थी सहायक संधियां, किसकी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां, सबोर्डिनेट अलायंस। अब अपन देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। ये लॉर्ड हेस्टिंग का काल है गवर्नर जनरल के रूप में, इसकी अधीनस्थ पार्थकी की नीतियां। ठीक है, ये सबसे पहले किसने करी, करौली के शासक। ठीक है, नवंबर 1817 में शासक वही है, हरबख्श पाल सिंह। सहायक संधि सबसे पहले किसने करी, ये देखो भरतपुर ने। और अधीनस्थ पार्थकी की संधि किसने करी, करौली ने। फिर करौली के बाद सेकंड नंबर पे टोंक, 17 नवंबर 1817। तो 17-17 कौन, टोंक, अमीर का पिंडारी। इस संधि के तहत अमीर का पिंडारी को टोंक व रामपुरा की स्वतंत्र रियासत गठित करके वहां का नवाब बनाया गया। तो टोंक रियासत का गठन अंग्रेजों ने किया था 1817 में, और झालावाड़ का किया 1838 में। फिर तीसरे नंबर पे ये अधीनस्थ पार्थकी की संधि करी कोटा से, कोटा के शासक उमेद सिंह। फिर बाद में चौथे नंबर पे जोधपुर या मारवाड़ से करी 6 जनवरी 1818, वहां के शासक कौन, मानसिंह। सहायक संधि के समय भी यही थे। इनके हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, मानसिंह के बिहार पे बिशन राम आसोपा, राजकुमार छत्र सिंह भी, और अभय सम व्यास। ठीक है, ये हस्ताक्षरकर्ता थे, क्वेश्चन आएगा ये। और जोधपुर से खिराज वसूला गया कितना, 1,08,000 रुपये वार्षिक। जबकि सहायक संधि के रूप में कोई भी खिराज नहीं वसूला था जोधपुर से। जोधपुर तो पहला शासक था जिससे बराबरी के आधार पर अंग्रेजों ने सहायक संधि करी थी, लेकिन अधीनस्थ पार्थक्य की संधि जब करी तो खिराज वसूला गया जोधपुर से। तो इसलिए सहायक संधि तुलनात्मक रूप से सहयोग पर आधारित थी, जबकि अधीनस्थ पार्थक्य की संधि आक्रामक रवैये पे आधारित थी। फिर उदयपुर या मेवाड़ से की गई 13 जनवरी 1818 को, वहां के शासक थे भीम सिंह, और खिराज वसूला गया 25% वहां के राजस्व का। फिर बूंदी से करी फरवरी 1818 में बूंदी के शासक विष्णु सिंह। फिर बीकानेर से करी गई 9 मार्च 1818 की, बीकानेर के शासक सूरत सिंह। ये पतारसा घाट के ऊपर की गई थी, तो एक क्वेश्चन आएगा पतारसा घाट किससे संबंधित है, बीकानेर से। फिर किशनगढ़ से की गई 26 मार्च 1818 को, कल्याण सिंह वहां के शासक। जयपुर से की गई 2 अप्रैल 1818 को, जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, ये जगत सिंह ने ही सहायक संधि करी थी, और अधीनस्थ पार्थकी की संधि भी जगत सिंह द्वितीय नहीं करी है। और जगत सिंह की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे, ठाकुर बेरीसाल नाथावत ने। क्वेश्चन आएगा ये। प्रतापगढ़ ने करी 5 अक्टूबर 1818 को, प्रतापगढ़ का शासक सामंत सिंह। बांसवाड़ा ने करी 25 दिसंबर 1818 को, बांसवाड़ा का शासक उमेद सिंह। ये दोनों डेट्स आएंगी, क्वेश्चन नहीं है। प्रतापगढ़ 5 अक्टूबर,
और बांसवाड़ा 25 दिसंबर। फिर शाहपुरा भीलवाड़ा नवंबर 1818, डूंगरपुर दिसंबर 1818, डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय। जैसलमेर ने करी 12 दिसंबर 1818, 12-12-18, और जैसलमेर के शासक मूलराज द्वितीय। तो और खिराज देने का प्रावधान इसमें नहीं था, है ना। खिराज जैसे तीन ने नहीं दिया, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ ने। ठीक है। फिर सिरोही सबसे अंत में सिरोही ने करी, ये क्वेश्चन आएगा। अधीनस्थ पार्थकी की संधि सबसे अंत में किसने करी? सिरोही ने, 18 सितंबर 1823 को। सिरोही के शासक कौन? शिव सिंह। ठीक है। मारवाड़ से पृथक मानकर, मतलब पहले यूं माना गया था कि जब जोधपुर से कर ली थी मानसिंह ने 1818 में, 6 जनवरी 1818, तो यूं माना गया था कि मारवाड़ का हिस्सा है। या मेवाड़ से कर ली गई थी 1818 में भीम सिंह से, तो यूं माना गया था कि भाई मेवाड़ का हिस्सा है। लेकिन अब मारवाड़ से पृथक रूप से करी गई सिरोही से, ठीक है ना, यूं मानकर, मारवाड़ से पृथक मानकर। ठीक है। 18 सितंबर 1823 को सिरोही सबसे अंत में किससे करी? सिरोही से। तो सिरोही जैसे अपन देखेंगे, सिरोही का एकीकरण में समय भी 2 चरणों में एकीकरण हुआ है सिरोही का, 6ठे 7वें में। माउंट आबू सबसे आखिरी में मिला 7वें चरण में, ऐसे। तो इसलिए अधीनस्थ पार्थकी की संधि भी इसी तरह से अपन देखते हैं। तो सबसे एंड में किससे की गई? सिरोही से की गई। ठीक है। तो ये करौली राज्य से सबसे पहले 9 नवंबर 1817 को, और सिरोही राज्य सबसे अंत में 11 सितंबर 1873 को अधीनस्थ पार्थकी की संधि की गई। ठीक है। सहायक संधि नहीं है, सहायक संधि सबसे पहले किससे करी? भरतपुर से। और अधीनस्थ पार्थकी की संधि सबसे पहले किससे करी? करौली से। तो सिरोही से अंत में इसलिए की गई क्योंकि सिरोही को मारवाड़ राज्य अपने अधीन मानता था, मारवाड़। ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने सिरोही को मारवाड़ से पृथक मानकर सिरोही से 11 सितंबर 1823 को पृथक, सिरोही से एक साथ पृथक संधि करी है। ऐसे है ये। ठीक है। तो ये टेबल है, क्वेश्चन सारे इस टेबल से निकलेंगे। टेबल को बार बार देखो, और क्वेश्चन को जैसे देखेंगे तो क्वेश्चन के साथ ही आंसर यहाँ मैच करते रहो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए नए राज्य। तो कौन कौन से नए राज्य कैसे क्या बने थे, ये अपन अब देखते हैं।